हूं प्रणा अवस्थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज का आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से लेकर के 51A दैट इज 36 to 51A जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ठीक है, पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे और पार्ट 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको लिया कहां से गया? हमें पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग कंट्रीज के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया, उनके जो जो प्रोविजंस थे, और हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी को लगा कि ये प्रोविजंस हमारे यहाँ भी फंक्शन कर सकते हैं और अच्छे से एप्लीकेबल हो सकते हैं, उन प्रोविजंस को वहां से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से अडॉप्ट किए गए थे? ये किए गए थे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से डीपीएसपी अडॉप्ट किए गए हैं, तो आयरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 36 किसकी बात करता है? स्टेट की डेफिनेशन की। तो ये आर्टिकल कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता है, ये यही कहता है कि जो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो जो भी अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूडेड है वो सभी यहाँ पर भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 37 क्या बात करता है? वो इन्फोर्सेबिलिटी की बात करता है। हमें पता है ना कि फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सेबल है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते उनको इन्फोर्स करवाने के लिए। ये सिर्फ किस लिए है? ये जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाएगी तो सिर्फ उनको, मतलब स्टेट को, जो भी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में जो अथॉरिटीज हैं वो अगर कोई लॉ बनाएंगी तो वो क्या करेंगी? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक लॉ बनाएगी। ये फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो क्या करेगी? इन गाइडलाइंस को, ये जो आर्टिकल 36 से लेकर 51A तक जो भी गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करेगी। ठीक है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, मतलब समाजवादी जो भी सिद्धांत है उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे आपके? तो आर्टिकल 38 बात करता है सोशल ऑर्डर और जस्टिस की। तो जस्टिस किस किस तरह का? सोशल ऑर्डर हो गया आपका, और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वही जो आपका प्रियम्बल में दिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 39 बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं आर्टिकल 39 में, लेकिन जो मेन है वो क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहां पर दिया हुआ है, तो आर्टिकल 39। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर 2 लोग एक जैसा कार्य करेंगे तो उनको एक जैसा वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कहां की गई है? आर्टिकल 39 कैपिटल ए में। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी एक तरीके से गाइडलाइन भी है किसको? स्टेट को, कि वो लोगों को क्या प्रोवाइड कराएं? फ्री लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अब राइट टू वर्क, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं आपको राइट टू वर्क मिलना चाहिए, है ना, लेकिन आप इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मतलब जो भी हमारा स्टेट है उसको क्या करना चाहिए? ऐसी कोई भी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, राइट टू वर्क को वो इन्फोर्स कर सके। दूसरा क्या है? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन सबको मिलना जरूरी है। थर्ड क्या है? पब्लिक असिस्टेंस। मतलब पब्लिक असिस्टेंस किन केसेस में? जब कोई व्यक्ति अगर या तो बीमार है या फिर उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो अपने आप के लिए कोई चीज कर सके तो उसको पब्लिक असिस्टेंस दी जानी चाहिए। ये आर्टिकल 41 बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्टिकल 42 जो कि बात करता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ के लिए आपका एक मैटरनिटी रिलीफ एक्ट भी पास किया गया। वही चीज मैं बता रही हूँ ना कि ये इन्फोर्सेबल नहीं, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते कि हमारा डीपीएसपी इसको इन्फोर्स करिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? वो कोई लॉ बना करके क्या करेगी? आपके लिए उस चीज को इन्फोर्स भी करा सकती है। ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के द्वारा ये इन्फोर्स भी हो गया, है ना। जस्ट इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए भी बहुत सारे आपके एक्ट्स हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है। तो क्या कि जो भी वर्क कंडीशंस होंगी वो कैसी होंगी? वो जस्ट और ह्यूमेन होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम टॉर्चर कर रहे हैं, स्लेवरी सिस्टम अपना रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या होंगी? जस्ट एंड ह्यूमेन। ठीक है, आर्टिकल 43 बात
स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो लिविंग वेज क्या हो गई, वो लिविंग वेज मतलब आपको जो वेज दी जा रही है, जो मतलब आपका मेहनताना दिया जा रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि आप अपनी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। ठीक है, कि इतना तो मिलना ही चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि वो एक जो भी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसको बेसिक नेसेसिटीज है एटलीस्ट उसको वो मिल सके। ठीक है, आर्टिकल 43 कैपिटल ए बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या बात करता है कि जो वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाना चाहिए इंडस्ट्री में। आपको याद होगा, आपको पता होगा ट्रेड यूनियंस एक्ट है आपका। ठीक है, तो किस लिए, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के लिए ना, कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में वो पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे भी लॉ बना करके क्या कर सकती है गवर्नमेंट या फिर स्टेट, क्या कर सकती है, आपको आपके जो डीपीएसपीज हैं उनको भी आपका एक राइट बना सकती है, मतलब एनफोर्सेबल कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 47 बात करता है टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि लिविंग वेज कैसी होगी कि आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रख सकें। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या बात करिए कि गवर्नमेंट जो है, हमारी जो स्टेट है, वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेगी स्टेट, उसके लिए कार्य करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपके कौन कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, इनको गांधीयन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझते हैं। तो गांधी जी की फिलॉसफी पर जो भी जो प्रोविजंस हैं, वो अगर उनकी फिलॉसफी पर बेस्ड है या उनसे इंस्पायर्ड है, तो उन्हें हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, कैटेगरी में। आर्टिकल 40 क्या बात करता है, विलेज पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो गांधी जी चाहते थे ना कि जो हमारे विलेजेस हैं वो खुद में सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, ताकि वो मजबूत रहे, अपना फंक्शन, अपनी जो गवर्नेंस है उसको वो खुद कर सके। ठीक है, क्योंकि आप अगर जब तक आप उस कंडीशन में नहीं है, तब तक आप उस कंडीशन को कैसे समझ सकते हैं और उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अगर उनके पास अपनी ऑटोनॉमी रहेगी, अपनी सेल्फ गवर्नेंस की जो पावर है वो रहेगी, तो वो और ज्यादा फ्लरिश करेंगे। ठीक है, ये उनकी फिलॉसफी थी और इसीलिए इनको गांधीयन प्रिंसिपल्स कहा जाता है। वैसे ही आर्टिकल 43 की बात करता है और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो जैसे खादी ग्रामोद्योग हो गया आपका, या फिर वो चरखा जो सिस्टम था उस टाइम पे, तो ये सब क्या, इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको भी प्रमोट किया जाए। ये भी गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसको भी गांधी प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 43 कैपिटल बी, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये किस चीज की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। याद रखिएगा, ये पूछते हैं, ये जितने भी अलग से ऐड हुए हैं ना, उन आर्टिकल्स को अलग से पूछ लिया जाता है प्री में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो 43 बी आपकी किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, कि जो एससी और एसटी और अदर वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात। ठीक है, कि उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 47 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो जो भी चीजें इंटॉक्सिकेट करती है, नशीले पदार्थ जो भी है, नशीले पदार्थ, उनको प्रोहिबिट करने की जो पावर है वो भी गवर्नमेंट के पास है ना। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नोट डाउन कर दिया गया है, लिख दिया गया है कि अगर आप चाहें तो इन चीजों को भी आप प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो बिहार है वहां पर इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स लिकर बैन है। ठीक है, तो ये पावर उनको मिली हुई है कि वो, और ये पावर क्या है, यहाँ से तो वो मतलब डायरेक्शंस है ना ये, तो कि वो अपनी गवर्नेंस में, फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ दियर पर्टिकुलर एरिया, वो इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स। ठीक है, और ताकि उनकी जो ब्रीड है उसको भी मजबूत किया जा सके और बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो काउ स्लॉटर और काफ स्लॉटर को भी यहाँ पर प्रोहिबिट करने की बात कही गई है आर्टिकल 48 में। ये है आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें है आपका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसमें बात करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबकी पर्सनल लॉज सिमिलर होने चाहिए, इसको लेकर के ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं आपके, वो अलग अलग ना हो करके क्या होने चाहिए, सेम लॉज होनी चाहिए। आपके मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस और आपका सक्सेशन, इन सब से रिलेटेड सिमिलर लॉज होने चाहिए। एक लॉ होना चाहिए जो सब पे एप्लीकेबल हो।
यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 years, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहा है पहला तो 45 में। दूसरा क्या बात करता है कि 6 साल तक के बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। कैसी, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि 6 साल से कम के बच्चे को एजुकेशन मिले, ठीक है। आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है, मतलब एग्रीकल्चर में क्या है, आप और ज्यादा प्रोडक्शन करें, है ना, कैसे, साइंटिफिक एंड मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करके। वैसे ही सेम एनिमल हस्बेंड्री की भी बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, किस लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ना। तो आर्टिकल 48 क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। आर्टिकल 48 कैपिटल ए जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ये किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम आपका आर्टिकल 51 कैपिटल ए में आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, है ना, इम्प्रूव करें, वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। आर्टिकल, इसीलिए आप देखते होंगे ये तो गाइडलाइंस है ना स्टेट को। तो स्टेट ने कौन कौन से एक्ट पास किए हैं, आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया है, एनवायरनमेंट एक्ट पास, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इस तरीके से बहुत सारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और जो आपका वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सबके लिए नए नए लॉज बनाए गए। और ये यहाँ पर क्या है, 48 कैपिटल ए में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, ठीक है। आर्टिकल 49 बात करता है टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ठीक है, इंडिया गेट हो गया आपका, या फिर ताजमहल हो गया, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं ना। तो इनको प्रोटेक्ट करना और इनको प्रिजर्व करना भी, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अपने नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही ना, और उनको प्रिजर्व भी करेंगे ताकि हम उनको बचा के रख सकें आगे वाली जनरेशन के लिए भी, ताकि वो भी तो देख सके ना कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात कहां पर हो रही है, आर्टिकल 50। इसीलिए यहीं से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो यहीं से गवर्न होता है, आर्टिकल 50, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, कि जो हमारी कंट्री है, जो स्टेट है, वो क्या करेगा, पहले तो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और जो भी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस, ठीक है, दूसरे जो देश हैं उनसे अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश करेगा। एक क्या है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, और ये था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेसिकली आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है इन्हें, ठीक है। तो इनके ये आपके जो आर्टिकल्स है ना, इनकी हेडिंग्स आपसे पूछी जाती है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कब ये अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के द्वारा आया है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं आपके। अगर मेंस में पूछा जाएगा तो हमेशा ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आपस में क्या सिचुएशन है, ठीक है, कि कौन प्रिवेल करता है किसके ऊपर। पहले ये होता था कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करते थे, अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। अब फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ देख करके उनको फॉलो किया जाता है, उनको एनफोर्स किया जाता है, ठीक है। तो अब दोनों की इसकी भी इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ गई है, ठीक है। वैसे तो थी ही कि जो स्टेट है वो फॉलो करेगा इन्हें, लेकिन अब क्या है कि इनको फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जाएगा, इनके साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है, कि इनके साथ में देख करके उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, ताकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको भी एनफोर्स कर सके एक तरीके से, ठीक है। एनफोर्स करवा नहीं सकते आप, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इन दोनों के पास पावर है कि वो इनको भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड थैंक यू।